हेलो स्टूडेंट्स, विनीताज हिंदी क्लास में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में क्षितिज भाग 2 के पाठ 6 के प्रश्नोत्तर करेंगे। इस पाठ में नागार्जुन द्वारा रचित 2 कविताओं का संकलन है। कविता की व्याख्या हम प्रीवियस वीडियो में कर चुके हैं, तो अब इसके पाठगत प्रश्नोत्तर करते हैं। लेट्स स्टडी प्रश्नोत्तर ऑफ नागार्जुन। पहला प्रश्न है, बच्चे की दंतुरित मुस्कान का कवि के मन पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो इसका उत्तर है, बच्चे की दंतुरित मुस्कान को देखकर कवि का मन अत्यंत प्रसन्न हो उठा। प्रवास पर रहने के कारण वह शिशु को पहली बार देखता है तो उसकी दंतुरित मुस्कान पर मुग्ध हो जाता है। इससे कवि के मन की सारी निराशा और उदासी दूर हो जाती है। अगला प्रश्न है, बच्चे की मुस्कान और एक बड़े व्यक्ति की मुस्कान में क्या अंतर है? तो इसका उत्तर होगा कि बच्चे की मुस्कान और एक बड़े व्यक्ति की मुस्कान में बहुत अंतर होता है। बच्चे की मुस्कान अत्यंत सरल, निश्चल, भोली और स्वार्थ रहित होती है। इस मुस्कान में स्वाभाविकता होती है। इसके विपरीत एक बड़े व्यक्ति की मुस्कान में स्वार्थपरता तथा बनावटीपन होता है। वह तभी मुस्कुराता है जब उसका स्वार्थ होता है। इसमें कुटिलता देखी जा सकती है, जबकि बच्चे की मुस्कान में सरलता दिखाई देती है। अगला प्रश्न है, कवि ने बच्चे की मुस्कान के सौंदर्य को किन किन बिंबों के माध्यम से व्यक्त किया है? तो कवि ने बच्चे की मुस्कान के सौंदर्य को निम्नलिखित बिंबों के माध्यम से व्यक्त किया है। पहला है, कवि को लगता है कि कमल तालाब छोड़कर उसकी झोपड़ी में ही खिल गए हैं। दूसरा, ऐसा लगता है जैसे पत्थर पिघलकर जलधारा के रूप में बह रहे हो। और तीसरा, बांस या बबूल से शेफालिका के फूल झड़ने लगे हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाव स्पष्ट कीजिए। तो इसमें पहली पंक्ति है, छोड़कर तालाब मेरी झोंपड़ी में खिल रहे जलजात। तो इसका भाव ऐसे लिखना है कि छोड़कर तालाब मेरी झोपड़ी में खिल रहे जलजात का आशय यह है कि कवि को बच्चे का धूल दूसरी शरीर देखकर ऐसा लगता है जैसे कमल तालाब छोड़कर उसकी झोपड़ी में खिल गए हो, अर्थात बच्चे का रूप सौंदर्य कमल पुष्प के समान सुंदर है। अगली पंक्ति है, छू गया तुमसे कि झरने लग पड़े शेफालिका के फूल, बांस था कि बबूल। तो इसका भाव ऐसे लिखें कि कम उम्र वाले शिशु जिनके दांत निकल रहे होते हैं, उनकी मुस्कान मनोहारी होती है। ऐसे बच्चों की निश्चल मुस्कान देखकर, उसका स्पर्श पाकर बांस या बबूल से भी शेफालिका के फूल झड़ने लगते हैं, अर्थात कठोर हृदय वाला व्यक्ति भी सरस हो जाता है और मुस्कुराने लगता है। नेक्स्ट है, रचना और अभिव्यक्ति आधारित प्रश्न। तो इसमें प्रश्न है कि मुस्कान और क्रोध भिन्न भिन्न भाव है, इनकी उपस्थिति से बने वातावरण की भिन्नता का चित्रण कीजिए। तो मुस्कान से किसी व्यक्ति की प्रसन्नता व्यक्त होती है। मुस्कुराने वाला स्वयं तो खुश होता ही है, अपनी मुस्कान से दूसरों को भी प्रसन्न कर देता है। इससे वातावरण बोझिल होने से बच जाता है। दूसरी ओर क्रोध हमारे मन की व्यग्रता, आक्रोश और अप्रसन्नता का भाव प्रकट करता है। क्रोध की अधिकता में हम अपना नियंत्रण खो बैठते हैं और वाचा मनसा कर्मणा दुर्व्यवहार करने लगते हैं, अर्थात वचनों से, मन से और कर्म से हम दुर्व्यवहार करने लगते हैं। इससे वातावरण में शांति कहीं खो जाती है और वातावरण में कटुता घुल जाती है। नेक्स्ट है, दंतुरित मुस्कान से बच्चे की उम्र का अनुमान लगाइए और तर्क सहित उत्तर दीजिए। तो इसका उत्तर होगा, यह दंतुरित मुस्कान कविता में वर्णित शिशु के क्रियाकलापों से अनुमान लगता है कि उसकी उम्र 5-6 महीने की होगी, क्योंकि इसी उम्र में बच्चे अपरिचित को पहचानने का प्रयास करते हैं तथा उनके दांत निकलने शुरू हो जाते हैं। अगला प्रश्न है, बच्चे से कवि की मुलाकात का जो शब्द चित्र उपस्थित हुआ उसे अपने शब्दों में लिखिए। इसका आंसर होगा,
प्रवास से काफी दिनों के बाद लौट कर आए कवि की मुलाकात जब शिशु से होती है तो वह शिशु की मुस्कान देखकर मुग्ध हो जाता है। उसकी दंतुरित मुस्कान देखकर कवि की निराशा और उदासी गायब हो गई। उसे लगा कि उसकी झोपड़ी में कमल खिल उठे हों। शिशु का स्पर्श पाते ही कवि का हृदय वात्सल्य भाव से भर उठा। पहचान न पाने के कारण शिशु कवि को अपलक निहारता रहा। जब शिशु ने तिरछी नजर से कवि को देखा तो नन्हे नन्हे दांतों वाली यह मुस्कान कवि को और भी सुंदर लगने लगी। अगला प्रश्न है, अब है फसल के पाठगत प्रश्नोत्तर। तो फसल में से पहला प्रश्न है, कवि के अनुसार फसल क्या है? तो इसका उत्तर होगा, कवि के अनुसार फसल ढेर सारी नदियों के पानी का जादू, लाखों लोगों के हाथों के स्पर्श की गरिमा तथा भिन्न प्रकार की मिट्टी के गुण, सूर्य की किरणों और वायु की मंद गति का योगदान है। प्रकृति और मनुष्य के परस्पर सहयोग का ही परिणाम फसल है। अगला प्रश्न है, कविता में फसल उपजाने के लिए आवश्यक तत्वों की बात कही गई है, वे आवश्यक तत्व कौन कौन से हैं? तो इसका उत्तर है कि कविता में फसल उपजाने के लिए निम्नलिखित आवश्यक तत्वों की बात कही गई है। सबसे पहला, सबसे मुख्य है मनुष्य का परिश्रम, दूसरा पानी, फिर मिट्टी, धूप और हवा, ये सभी आवश्यक तत्व है फसल को उपजाने के लिए। अगला प्रश्न है, फसल को हाथों के स्पर्श की गरिमा और महिमा कहकर कवि क्या व्यक्त करना चाहता है? तो इसका उत्तर होगा कि कवि ने यहाँ फसल के उपजने को मानव के श्रम से जोड़ा है, क्योंकि किसानों और मजदूरों द्वारा की गई मेहनत और उनके लग्न के कारण ही फसल का उपजना संभव हो पाता है। इसके बिना प्रकृति के तत्व की सार्थकता फसल उपजाने में व्यर्थ है। नेक्स्ट है, भाव स्पष्ट कीजिए। रूपांतर है सूरज की किरणों का, सिमटा हुआ संकोच है हवा की थिरकन का। तो इन पंक्तियों में फसल उपजाने में सूरज की किरणों तथा हवा के योगदान को दर्शाया गया है। फसल प्रकृति से अपना भोजन प्राप्त करती है। सूरज की किरणें अपनी ऊष्मा प्रदान करके फसल को पकने में मदद करती है, तो वहीं हवा की मंद गति फसल के बढ़ने में सहायक है। अगला प्रश्न है, रचना और अभिव्यक्ति पर आधारित प्रश्न है ये। इसमें कवि ने फसल को हजार हजार खेतों की मिट्टी का गुणधर्म कहा है, तो इसमें मिट्टी के गुणधर्म को आप किस तरह परिभाषित करेंगे? तो इसका उत्तर लिखेंगे हम ऐसे कि मिट्टी के गुणधर्म का मतलब है उसमें मौजूद प्राकृतिक और पोषक तत्व, खनिज पदार्थ जो मिट्टी का रंग और स्वरूप निश्चित करती है। तो मिट्टी की अधिक उपजाऊ क्षमता से फसल का उत्पाद भी अधिक होता है। अगला है, वर्तमान जीवन शैली मिट्टी के गुणधर्म को किस किस तरह से प्रभावित करती है? वर्तमान जीवन शैली मिट्टी को प्रदूषित कर रही है। उपयोग में लाए जा रहे अनेक प्रकार के रासायनिक तत्व, उर्वरक, कीटनाशक और प्लास्टिक निर्मित वस्तुएं मिट्टी के मूल स्वरूप को नष्ट कर रही है, जिसका नकारात्मक प्रभाव फसल पर भी पड़ रहा है। अगला प्रश्न है, मिट्टी द्वारा अपना गुणधर्म छोड़ने की स्थिति में क्या किसी भी प्रकार के जीवन की कल्पना की जा सकती है? तो इसका उत्तर होगा कि अगर मिट्टी ने अपना गुणधर्म छोड़ दिया तो धरती से हरियाली का, पेड़ पौधे और फसल आदि का नामो निशान मिट जाएगा। इनके अभाव में धरती पर जीवन की कल्पना ही नहीं की जा सकती। और अंतिम पंक्ति है, मिट्टी के गुणधर्म को पोषित करने में हमारी क्या भूमिका हो सकती है? इसका उत्तर होगा, हम मिट्टी को वृक्षारोपण करके, प्लास्टिक की वस्तुओं का उपयोग बंद करके, कारखानों को सीमित करके और रासायनिक तत्वों का उपयोग कम कर हम मिट्टी के गुणधर्म को पोषित कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, इन अभ्यास प्रश्नों के बाद हम आपके लिए अगला वीडियो MCQ का लेकर आएंगे। तो स्टे कनेक्टेड एंड डू सब्सक्राइब। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।